नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में छिपी एक छोटी लेकिन बेहद दिलचस्प समुदाय की कहानी खंगालने वाले हैं। दमन, भारत में खोजा इस्माइली समुदाय। हमारे पास सिमर्ग वेबसाइट पर प्रकाशित टोरेल प्रधान का एक गहरा शोध लेख है जो इस समुदाय के सफर पर रोशनी डालता है। दमन ये मुंबई से करीब 193 किलोमीटर उत्तर में बसा है और हाँ, 4 सदियों तक पुर्तगाली कब्जे में रहा। इसकी अपनी एक अलग ही इंडो पोर्चुगीज पहचान है। किले हैं, चर्च हैं, खूबसूरत समुद्री किनारे और सबसे बढ़कर यहाँ की मिलीजुली संस्कृति। यहाँ हिंदू, मछुआरे, ईसाई, मुस्लिम, पारसी और हाँ, खोजा इस्माइली समुदाय के लोग भी रहते हैं जो शिया इस्लाम की इस्माइली शाखा को मानते हैं। बिल्कुल। और ये लेख बताता है कि खोजा इस्माइली समुदाय जो यहाँ का मूल निवासी नहीं था, वो 18वीं शताब्दी के आखिर में यहाँ आया, व्यापार और बेहतर जिंदगी की तलाश में। कच्छ, काठियावाड़ और गुजरात से यहाँ आकर बसा, यानी पुर्तगाली शासन स्थापित होने के करीब 200-250 साल बाद। ये अपने आप में दिलचस्प है कि एक स्थापित औपनिवेशिक शक्ति के क्षेत्र में एक नया समुदाय अपनी जगह बना रहा था। हाँ, ये तो है। तो चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। हमारा मकसद है इस लेख से उन खास बातों और नजरियों को निकालना जो हमें दमन के इस इस्माइली समुदाय की यात्रा को समझने में मदद करें। कैसे उन्होंने अपनी पहचान बनाई, किन चुनौतियों का सामना किया और कैसे वे आज यहाँ मौजूद हैं। तो शुरुआत करते हैं उनके शुरुआती दिनों से। लेख कहता है कि शुरू में बस करीब 10 इस्माइली परिवार ही थे और ये बात ध्यान खींचती है कि उस वक्त की पुर्तगाली सरकार किसी खास समुदाय के लिए अलग से कोई कानूनी पंजीकरण नहीं करती थी। हाँ, ये एक अहम नुक्ता है। सभी शिया और सुन्नी मुसलमानों को बस एक श्रेणी मुसलमानोस यानी मुसलमान में गिना जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआती सरकारी दस्तावेजों में उनकी एक अलग इस्माइली पहचान दर्ज ही नहीं हुई। इससे उनकी शुरुआती संख्या या मौजूदगी का ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। और हाँ, कई लोग शायद स्थायी तौर पर बसे भी नहीं थे, व्यापार के लिए आते जाते रहते थे। तो एक तरह से उनकी पहचान शुरू में सरकारी कागजों से ज्यादा आपसी ताल्लुकात और समुदाय के अंदरूनी जुड़ाव पर टिकी थी। काफी हद तक ऐसा कहा जा सकता है। और ये स्थिति काफी समय तक बनी रही। जन्म मृत्यु का पंजीकरण भी देखिए 1914 में जाकर अनिवार्य हुआ। उससे पहले के रिकॉर्ड रखना जरूरी नहीं था। इसलिए आधिकारिक तौर पर उनकी अलग पहचान और उनकी संख्या को स्थापित करना आसान नहीं था। फिर आधिकारिक तौर पर उनकी गिनती कब और कैसे हुई, कुछ अंदाजा? लेख भारत की 1881 की जनगणना का जिक्र करता है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इस जनगणना में इस्माइलियों को मुख्य रूप से समुद्री तट के शहरों में रहने वाले और व्यापार करने वाले समुदाय के तौर पर दर्ज किया गया। ये इस बात का सबूत है कि भले ही पुर्तगाली रिकॉर्ड में वे अलग से दर्ज ना हों, जमीनी हकीकत में 1881 तक वे एक पहचाने जाने वाले समूह बन चुके थे और इनकी जड़ें ज्यादातर कच्छ, काठियावाड़ और गुजरात से आए व्यापारियों में थीं। ओके, ये बात साफ हुई। अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसे पहलू पर जिसका जिक्र लेख में बार बार आता है, उनके इमामों की दमन यात्राएं। इनका समुदाय के लिए खास महत्व रहा होगा, है ना? निश्चित रूप से बहुत ज्यादा। 46वें इमाम मौलाना हसन अली शाह, जिन्हें आगा खान प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, वे जनवरी 1846 में कराची से बॉम्बे जाते हुए समुद्री रास्ते से दमन आए थे। समुद्री रास्ते से? हाँ, उस जमाने में रेल तो थी नहीं, तो समुद्री मार्ग ही मुख्य था। वे सूरत और फिर दमन के बंदरगाह पर रुके। इसका जिक्र उनकी फारसी में लिखी आत्मकथा इबरत अफसा और इस्माइली इतिहास की एक पुरानी किताब नूरुल मुबीन में भी है। और उनके ठहरने का इंतजाम? लेख कहता है कि वे पुर्तगाली सरकार के मेहमान थे। ये भी दिलचस्प है, एक धार्मिक नेता को औपनिवेशिक सरकार मेहमान का दर्जा दे रही है। जी, ऐसा माना जाता है। तब दमन में कोई होटल वगैरह तो थे नहीं। उन्हें नानी दमन के प्राइमरी स्कूल की इमारत में ठहराया गया था। ये इमारत आज भी दमन जेट्टी गार्डन में एक स्मारक की तरह मौजूद है। ये उस समय एक 2-भाषी स्कूल था। पहली मंजिल पर गुजराती और ग्राउंड फ्लोर पर पुर्तगाली स्कूल चलता था। अच्छा। ये दिखाता है कि उस दौर में भी समुदाय और स्थानीय प्रशासन के बीच एक तरह का ठीक-ठाक संवाद था। और 48वें इमाम मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह यानी आगा खान तृतीय, उनकी यात्रा का किस्सा तो और भी नाटकीय लगता है। हाँ, वो वाकया तो बिल्कुल फिल्मी सा है। साल था 1949। वे पास के भारतीय शहर वापी आए थे। फिर अचानक उन्होंने दमन जाने का फैसला किया, जो तब पुर्तगाली क्षेत्र था। और यहीं पर वो चेकपोस्ट वाली बात हुई। बिल्कुल। उनकी कार को दाबिल चेकपोस्ट पर रोक दिया गया। वजह,
गुजरात यानी भारत में रजिस्टर्ड कारों को बिना परमिट पुर्तगाली दमन में घुसने की इजाजत नहीं थी। अरे बाप रे। सोचिए, आध्यात्मिक गुरु के लिए भी नियम तो नियम थे। उन्हें दमन में जाने के लिए कार बदलनी पड़ी। क्या वे जमात खाने के अंदर गए थे? लेख के मुताबिक नहीं। वे जमात खाने तक पहुंचे, लेकिन बाहर से ही उसे देखा, अपनी दुआएं दी और लौट गए। अंदर दाखिल नहीं हुए। और पुर्तगाली गवर्नर का क्या हुआ? उन्हें पता चला? हाँ, जब दमन के पुर्तगाली गवर्नर जनरल टोरकातो जोस मार्केस को पता चला कि इमाम आए थे और चले भी गए, तो वे भागे भागे उनसे मिलने पहुंचे। लेकिन तब तक इमाम वापी लौट चुके थे। गवर्नर ने बाद में अफसोस जताया कि अगर उन्हें पहले पता चलता तो वे पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका स्वागत करते। अच्छा। बाद में इमाम को वापी से सूरत जाने के लिए एक विशेष ट्रेन भी मुहैया कराई गई। कमाल है, एक तरफ आध्यात्मिक नेता का दौरा, दूसरी तरफ ये सख्त सीमा नियम। ये उस दौर के अजीब से तनाव और राजनीतिक हकीकतों को दिखाता है। और वर्तमान इमाम 49th इमाम मौलाना शाह करीम अल हुसैनी के समय का भी जिक्र है। हाँ, 1960 में जब वे गोवा गए, जो तब पुर्तगाली क्षेत्र ही था, तो दमन जमात के कई सदस्य खास इजाजत लेकर चार्टर्ड प्लेन से उनसे मिलने गोवा गए थे। इसके लिए बाकायदा दमन के जिला गवर्नर मेजर एंटोनियो जोस दा कोस्टा पिंटो ने अनुमति पत्र जारी किया था। अच्छा। ये घटना दिखाती है कि राजनीतिक सरहद चाहे जो भी हों, इमाम और उनके अनुयायियों के बीच का रिश्ता कितना गहरा और मजबूत था। ये वाकई समुदाय के जुड़ाव और उनकी आस्था की ताकत को दिखाता है। चलिए अब बात करते हैं समुदाय के दिल की, यानी उनके जमात खाने की। किसी भी समुदाय के लिए एक साथ आने, इबादत करने और मिलने जुलने की जगह बहुत जरूरी होती है। दमन में इस्माइलियों के लिए ये केंद्र बना उनका जमात खाना। बिल्कुल। और जैसा हमने पहले बात की, शुरुआत में जब परिवार कम थे, तो करीब 50-60 साल तक कोई समर्पित जमात खाना नहीं था। लोग शायद घरों में ही मिलते होंगे। पहला औपचारिक जमात खाना नानी दमन में 1860 के बाद बना। 1860 के बाद? हाँ, इसकी ठीक तारीख तो पता नहीं, पर अंदाजा है कि ये 46वें इमाम के बेटे आका अली शाह के समय में बना होगा, जिन्होंने 1853 के बाद सिंध और गुजरात में जमात खानों को संगठित करने का काम संभाला था। कैसा था वो पहला जमात खाना? लेख में कुछ ब्यौरा है उसका? हाँ, लेख में उसकी एक तस्वीर भी दी गई है। वो पुरानी पुर्तगाली शैली की 2 मंजिला इमारत थी, जिसकी छत खपरेल की थी। पीछे एक कुआं भी था, जिसे बाद में ढक दिया गया। उस समय दमन जमात में लगभग 150 लोग थे। ये सिर्फ दमन के लोगों के लिए ही नहीं था, बल्कि आसपास के इलाकों जैसे दादरा, नगर हवेली, खानवेल, सिलवासा, वापी। अच्छा, आसपास से भी लोग आते थे? हाँ, त्योहारों के मौके पर बैलगाड़ियों में बैठकर यहाँ आते थे। ये उस जमाने में सामुदायिक जीवन का एक अहम केंद्र था। आपने नानी दमन का जिक्र किया। जी हाँ। मोती दमन में भी एक जमात खाना था, है ना? जी हाँ, मोती दमन जमात खाना 1920-25 के आसपास शुरू हुआ। ये एक घर में था, जिसे मानबाई जाफर नाम की एक इस्माइली महिला ने दान दिया था। वे वहीं रहती थीं और उसकी देखभाल करती थीं। लेकिन समय के साथ मोती दमन में सदस्यों की संख्या घटती गई। शायद लोग नानी दमन की तरफ ज्यादा बस गए होंगे। आखिरकार 14 दिसंबर 1996 को इसे बंद कर दिया गया, क्योंकि बहुत कम लोगों के साथ इसे चलाना मुश्किल हो रहा था। और नानी दमन वाले उस पुराने जमात खाने का क्या हुआ? वो कब तक चला? वो तो काफी पुराना हो गया था। 1960 के दशक तक वो इमारत लगभग 100 साल पुरानी हो चुकी थी और उसकी हालत काफी खराब हो गई थी, जर्जर हो चली थी। 1967 में जब वर्तमान इमाम आगा खां चतुर्थ बॉम्बे आए, तो दमन जमात के नेताओं ने उन्हें इसकी हालत के बारे में बताया। उन्होंने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे फौरन बंद करने का आदेश दिया, तो 14 नवंबर 1967 को उसे बंद कर दिया गया। तो फिर करीब 7 साल तक जमात कहाँ मिलती रही? ये तो लंबा समय है। हाँ, उन्हें अस्थायी व्यवस्था करनी पड़ी। लेख बताता है कि पहले कुछ महीने जापाबार इलाके में, फिर करीब 8-9 महीने खारीवाड़ में, और फिर वापस जापाबार में ही लगभग 6-7 साल तक जमात मिलती रही, जब तक कि नया जमात खाना बनकर तैयार नहीं हो गया। मुश्किल रहा होगा। हाँ, ये समुदाय के लिए एक मुश्किल दौर रहा होगा, पर उन्होंने अपनी धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां जारी रखी। फिर नया जमात खाना बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई होगी। जी, नए जमात खाने के पुनर्निर्माण की योजना बनी। दमन म्युनिसिपल काउंसिल ने 22 मई 1969 को नक्शे को मंजूरी दी। इमाम की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद 16 अक्टूबर 1970 को इसकी नींव रखी गई। इस मौके पर एक टाइम कैप्सूल भी जमीन में डाला गया, जिसमें सोने चांदी के सिक्के और जमात के इतिहास से जुड़े कुछ दस्तावेज और तारीखें रखी गई। टाइम कैप्सूल, वाह। हाँ, ताकि आने वाली पीढ़ियों को अपने इतिहास का पता चले। और फिर इसका उद्घाटन? लगभग 4 साल के निर्माण कार्य के बाद नए आधुनिक जमात खाने का उद्घाटन 10 मार्च 1974 को बड़े उत्सव और धूमधाम के साथ हुआ।
स्थानीय अधिकारियों, दूसरे समुदायों के नेताओं और जमात के सदस्यों को खास निमंत्रण भेजे गए थे। ये एक तरह से समुदाय के लिए एक नए दौर का आगाज था। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस जमात खाने की जमीन सरकारी रिकॉर्ड में 1996 तक खोजा लोगों की जमात खाना के नाम से दर्ज थी। बाद में इसे आगा खान फाउंडेशन के नाम पर ट्रांसफर किया गया। ये पूरी कहानी पुराने का बंद होना, अस्थायी इंतजाम और फिर नए का बनना समुदाय के लचीलेपन और संगठित रहने की क्षमता को दिखाता है। चलिए अब जरा पुर्तगाली शासन के दौरान उनकी सामाजिक जिंदगी पर नजर डालते हैं। त्योहार वगैरह कैसे मनाए जाते थे? लेख में इसका बड़ा रंगीन वर्णन है। नानी दमन और मोती दमन की जमातें मिलकर त्योहार मनाती थीं, खासकर इमाम की सालगिरह। इस मौके पर एक शानदार जुलूस निकलता था जिसे मामेरू कहा जाता था। सोचिए, स्काउट बैंड अपनी पूरी वर्दी में। स्काउट बैंड भी था? हाँ, स्काउट बैंड था। महिलाएं पारंपरिक बॉर्डर वाली साड़ी और सिर पर दुपट्टा रखे हुए, जमात के नेता लंबे कोट और पगड़ी पहने हुए और बाकी पुरुष सूट में सजे हुए। एक पूरा जलसा होता था। ये जुलूस कहाँ से कहाँ तक जाता था? वे नानी दमन से शुरू होकर जेटी तक जाते, फिर नावों से दमनगंगा नदी पार करके मोती दमन पहुंचते। वहां मोती दमन जमात उनका स्वागत मिठाई और शरबत से करती। फिर दोनों जमातें साथ मिलकर बैंड बाजे और गिनान मतलब धार्मिक गीत गाते हुए नदी पार करके वापस नानी दमन जमात खाना लौटती थी। अच्छा, वहां धार्मिक रस्में होती और उसके बाद एक बड़ा भोज होता था। खाने में क्या खास होता था, कुछ बताया है? लेख बताता है कि खाने में चूरमा लड्डू होते थे जिन्हें जमात की महिलाएं मिलकर पहले से तैयार करती थीं, साथ में गांठिया, दाल गोश्त और चावल। और जश्न यही खत्म नहीं होता था। और भी कुछ? हाँ, इसके बाद कई दिनों तक डांडिया रास गरबा चलता था जिसमें महिलाएं खास तौर पर इमाम की शान में गीत गाती थी। ये सब समुदाय को आपस में जोड़ने वाली गतिविधियां थी। आपने स्काउट बैंड का जिक्र किया, उसकी क्या भूमिका थी? सिर्फ त्योहारों में बैंड बजाना या और भी कुछ? नहीं, सिर्फ त्योहारों में नहीं। इस्माइली स्काउट बैंड जो 1931 में बना और गोवा जो तब पुर्तगाली क्षेत्र था में रजिस्टर्ड था, सिर्फ अपने समुदाय तक ही सीमित नहीं था। वो दमन और पास के दादरा नगर हवेली के स्थानीय सामाजिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेता था। दमन गंगा नदी पर बने पुल के उद्घाटन समारोह में तो उन्होंने पुर्तगाली सरकारी बैंड के साथ मिलकर प्रदर्शन किया था। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये दिखाता है कि वे स्थानीय समाज का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें कोई पहचान या सम्मान भी मिला इसके लिए? हाँ, बिल्कुल। 1944 में सिल्वासा में क्रिसमस के मौके पर उनके प्रदर्शन से वहां के पुर्तगाली गवर्नर इतने खुश हुए कि उन्होंने बैंड को बैज ऑफ ऑनर और सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन से सम्मानित किया। पुर्तगाली अधिकारी भी अक्सर इस्माइली समुदाय के त्योहारों में आते थे और जमात उनका फूलों से स्वागत करती थी। ये सब उस दौर में समुदाय और प्रशासन के बीच एक, कह सकते हैं, कामकाजी रिश्ते को दिखाता है। ये सब तो ठीक था, लेकिन फिर 1954 में आई बंदी। ये क्या थी और इसका समुदाय पर क्या असर पड़ा? बंदी, हाँ, 17 जुलाई 1954 को पुर्तगाली सरकार ने इसे लागू किया। इसका सीधा मतलब था दमन, जो पुर्तगाली क्षेत्र था, और भारत के बाकी हिस्सों जैसे गुजरात के बीच की सीमा को लगभग सील कर देना। सील कर देना मतलब लोगों और सामान की आवाजाही पर सख्त पाबंदी लग गई। दमन एक तरह से भारत से कट गया और पूरी तरह पुर्तगाली नियंत्रण में आ गया। भारत से सामान आना बंद हो गया। तो लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें कैसे पूरी होती थी? खाने पीने का सामान कहाँ से आता था? पुर्तगाली सरकार ने जिम्मेदारी ली। वे विदेशों से, खासकर दूसरे यूरोपीय इलाकों से जरूरी सामान आयात करते थे ताकि लोगों को किल्लत न हो। लेकिन भारत के साथ व्यापार या आना जाना लगभग ठप हो गया। सीमा पार करने के लिए एक खास परमिट लेना पड़ता था, डॉक्यूमेंटो परा व्याजम, जिस पर हर बार मोहर लगती थी। ये बहुत मुश्किल प्रक्रिया थी। तो इस बंदी ने इस्माइली समुदाय को कैसे प्रभावित किया? जाहिर असर तो हुआ होगा। बहुत गहरा असर हुआ। सबसे बड़ा तो यही कि वे बाकी देश के इस्माइली समुदायों से, खासकर बॉम्बे और गुजरात से काफी हद तक कट गए। आना जाना, रिश्तेदारी, व्यापार सब मुश्किल हो गया। लेख में स्थानीय लोगों के हवाले से बताया गया है कि इस दौरान कई लोगों ने किराने की दुकानें खोल लीं और खानवेल जैसे आसपास के इलाकों से खेती का सामान लाकर बेचने लगे। कुछ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टैक्सी चलाने लगे। और शादियों पे भी असर पड़ा होगा। हाँ, शादियां भी ज्यादातर दमन के अंदर ही करीबी रिश्तेदारों में होने लगी, क्योंकि बाहर से रिश्ता लाना या जाना बहुत कठिन था। बॉम्बे जाने के लिए भी वीजा चाहिए होता था, जो आसानी से नहीं मिलता था। तो एक तरह से इस बंदी ने समुदाय को बाहरी दुनिया से काटा जरूर, पर शायद
अनजाने में इसने दमन के भीतर उनकी अपनी सामाजिक बनावट को और मजबूत भी किया होगा। क्या ऐसा कह सकते हैं? ये एक दिलचस्प सोचने का नजरिया है। हो सकता है कि बाहरी संपर्क कम होने से अंदरूनी रिश्ते और आपसी निर्भरता बढ़ी हो। ये दौर यकीनन समुदाय के लिए अलगाव और चुनौतियों भरा रहा होगा। और ये मुश्किल दौर कब खत्म हुआ? ये बंदी खत्म हुई 19 दिसंबर 1961 को। इस दिन भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने ऑपरेशन विजय नाम का अभियान चलाया और दमन पर नियंत्रण कर लिया। पुर्तगाली सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी के साथ दमन और गोवा, दीव से भी पुर्तगाली शासन का अंत हुआ और वे भारत का हिस्सा बन गए। और बंदी भी खत्म हो गई। हाँ, बंदी भी खत्म हो गई। पुर्तगाली शासन के अंत और भारत में विलय के बाद यकीनन समुदाय के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ होगा। बिल्कुल, जैसा हमने पहले बात की, पुराना जर्जर जमात खाना 1967 में बंद हुआ और 1974 में नया आधुनिक जमात खाना खुला। ये सिर्फ एक इमारत का बदलना नहीं था, ये बदलते वक्त का संकेत था। भारत का हिस्सा बनने के बाद समुदाय के लिए नए अवसर खुले। लेख बताता है कि इसके बाद के सालों में समुदाय ने व्यापार, शिक्षा, आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर में काफी तरक्की की। क्या इस तरक्की के कुछ ठोस उदाहरण दिए गए हैं लेख में? हाँ, लेख कुछ मील के पत्थरों का जिक्र करता है। जैसे 1985 में सदस्यों को आर्थिक मदद देने के लिए प्रोग्रेसिव मल्टीपर्पज कोऑप सोसाइटी लिमिटेड बनी। समुदाय जो पहले दमन और आसपास के गांवों में बिखरा हुआ था, उन्हें एक साथ लाने के लिए 1991 में नानी दमन के खारीवाड़ इलाके में द हाइनस कोऑप हाउसिंग सोसाइटी बनी, जिसमें 3 इमारतें थी। अच्छा, हाउसिंग सोसाइटी भी बनी? जी। और 1998 में डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड यानी डीसीबी की शाखा दमन में खुली, जो इस्माइली समुदाय से जुड़ा एक अहम बैंक माना जाता है। ये सब कदम समुदाय की संगठित प्रगति को दर्शाते हैं। और समुदाय की आबादी, उसमें भी इजाफा हुआ। जी हाँ, 1974 में जब नया जमात खाना खुला था, तब करीब 200 सदस्य थे। लेख लिखे जाने के समय यानी 2013 तक ये संख्या बढ़कर 550 हो गई थी। लेख ये भी कहता है कि आज भी कच्छ, काठियावाड़ और बॉम्बे जैसे इलाकों से इस्माइली परिवार आकर दमन में बस रहे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? आज के दौर में लोग दमन क्यों आ रहे हैं? लेख के मुताबिक दमन आज भी अपनी एक पहचान बनाए हुए है। ये एक शांत शहर है, लेकिन यहाँ शहरी सुविधाएं, अच्छे स्कूल और व्यापार के मौके भी मौजूद हैं। शायद ये उन लोगों को आकर्षित करता है जो बड़े शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी से बचना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आधुनिक सुविधाओं के साथ एक व्यवस्थित जीवन जीना चाहते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो टॉरेल प्रधान के इस लेख ने हमें दमन के खोजा इस्माइली समुदाय की एक असाधारण कहानी से रूबरू कराया है। एक ऐसा समुदाय जो पुर्तगाली शासन शुरू होने के सदियों बाद यहाँ आया, एक विदेशी हुकूमत के तहत अपनी पहचान बनाई, बंदी जैसे मुश्किल दौर देखे और फिर भारत का हिस्सा बनकर लगातार प्रगति की। ये उनके लचीलेपन और वक्त के साथ ढल जाने की क्षमता की मिसाल है। वाकई बिल्कुल, उनकी कहानी में कई परतें हैं। इमामों की यात्राओं ने कैसे उनका हौसला बढ़ाया, जमात खानों ने कैसे उन्हें एक सूत्र में पिरोया, स्काउट बैंड जैसी पहलों ने कैसे उन्हें स्थानीय समाज से जोड़ा, बंदी के दौर की चुनौतियों का उन्होंने कैसे सामना किया और फिर आज़ादी के बाद कैसे उन्होंने नए अवसरों का लाभ उठाया। ये सब उनकी जीवटता और एक मिलीजुली संस्कृति वाले माहौल में अपनी खास पहचान को बनाए रखने की काबिलियत को दिखाता है। सच में इस सब के बाद एक सवाल या शायद एक विचार मन में आता है। क्या? यही कि कैसे एक छोटा सा समुदाय जो मूल रूप से कहीं और से आया था, न सिर्फ सदियों तक अपनी अलग सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को जिंदा रखता है, बल्कि बाहरी दुनिया की बड़ी उथल-पुथल जैसे एक औपनिवेशिक ताकत का आना और जाना के बीच भी न सिर्फ टिका रहता है, बल्कि फलता फूलता भी है। ये वाकई सोचने वाली बात है। और ये भी कि इस तरह के स्थानीय इतिहास, इन छोटी छोटी लेकिन अहम कहानियों को सहेजना कितना जरूरी है ताकि ये वक्त की धूल में खो ना जाए।